A very warm welcome to all. This is Mukesh sir from Vidhik Joris, and we are here to have us another part, another session, and that was we were uh, taking the session in earlier part number one. So as I have told to all of you that this will be another part number two, and in this particular session we will have the discussion on MP Civil Justice exam, most important, most expected kind of questions. So we will have the discussion on some specific question series जिसमें हम देखेंगे कुछ बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, कुछ बहुत एक्सपेक्टेड काइंड ऑफ प्रश्न जो हम 6 मई के एग्जाम के लिए आप सबके ला पाने की कोशिश में हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन सीरीज काफी अच्छी लग रही होगी, पसंद आ रही होगी और आप इसको काफी एंजॉय कर रहे होंगे। हाँ, पढ़ाई एंजॉय का ही सब्जेक्ट है, आनंद का ही विषय है, और ये अगर बोझ तले हो रहा है तो आप अपने साथ धोखा कर रहे हैं, सावधान रहिए। चलिए काम की बात करते हैं। आज के इस पार्ट नंबर 2 सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 41 टिल क्वेश्चन नंबर 85। ठीक है, ये एक अलग सेगमेंट होगा जिसमें हम लोग आईपीसी, सिविल प्रोसीजर कोड और इंडियन एविडेंस एक्ट में पूछे जाने वाले जो इस प्रकार के क्वेश्चंस हैं जिनकी एक्सपेक्टेंसी थोड़ा सा ज्यादा गंभीर नजर आती है, या जिनका इंपॉर्टेंस थोड़ा सा ज्यादा नजर आता है ना। तो इन क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे, जिसमें से सबसे पहला क्वेश्चन आप देखिए 41। इट इज टॉकिंग अबाउट द आउट ऑफ द फॉलोइंग प्रपोजिशंस व्हिच इज करेक्ट, वन इन रिस्पेक्ट ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ फाइन। आपको इन 4 ऑप्शन में से एक सही ऑप्शन बताना है कि इनमें से कौन सा एक सही स्टेटमेंट है रिगार्डिंग नॉन पेमेंट ऑफ फाइन। तो पहला जो ऑप्शन है बात करता है एनी टर्म नॉट एक्सीडिंग 2 months व्हेन द अमाउंट ऑफ फाइन शैल नॉट एक्सीड 50 रुपीज। एनी टर्म नॉट एक्सीडिंग 2 months व्हेन द अमाउंट ऑफ फाइन शैल नॉट एक्सीड 100 रुपीज। Any term not exceeding 2 months when the amount of fine shall not exceed 200 rupees. Any term not exceeding 2 months when the amount of fine shall not exceed 500 rupees. अगर आप आईपीसी के अंदर सेक्शन 67 का अवलोकन करें तो 67 में आपको 3 कैटेगरी चीजें दिखाई देती हैं। तो इसमें आउट ऑफ 4 ऑप्शंस अगर आप सही तौर पर 67 को रीड करें या उसके वर्डिंग्स को समझें तो यहां पर सही ऑप्शन होगा फॉर एनी टर्म नॉट एक्सीडिंग 2 months व्हेन द अमाउंट ऑफ फाइन शैल नॉट एक्सीड 50 रुपीज। तो 0 से 50 रुपीज की कंडीशन में 2 month, 50 टू 100 रुपीज की कंडीशन में, या 51 कह लीजिए, 51 टू 100 की कंडीशन में यहां पर 4 month, और 100 से अबव की कंडीशन में यहां पर 6 month तक का इंप्रिजनमेंट दर्शाया जाता है। फर्दर क्वेश्चन नंबर 42, इन विच चैप्टर ऑफ द पीनल कोड जनरल एक्सेप्शंस आर गिवन। कुछ स्टेट जुडिशरी एग्जाम में कभी कभी चैप्टर वाइज क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं, पार्ट वाइज क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। इसलिए ये बहुत जरूरी होगा कि जब आप अपने सब्जेक्ट्स को प्रिपेयर कर रहे हैं, बेयर एक्ट्स को प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप कोशिश करिए कि उनका इंडेक्स पेज जरा बहुत कंसंट्रेशन के साथ पढ़िए, एकाग्रता के साथ पढ़िए। तो आपको ये जो इंडेक्स पेज बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं रिगार्डिंग सेक्शंस, रिगार्डिंग चैप्टर्स, रिगार्डिंग पार्ट्स, ये सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। तो यहां पर पूछा जा रहा है जनरल एक्सेप्शंस आर गिवन अंडर विच पर्टिकुलर चैप्टर। तो आपका जवाब होगा यहां पर चैप्टर नंबर 4 इज द आंसर, दैट इज द राइट आंसर। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की ओर। बात करता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। एक बात आपको पिछले एग्जामिनेशन से सीख लेनी चाहिए। लास्ट ईयर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के द्वारा जो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन लिया गया वो निश्चित रूप से काफी सारे एस्पिरेंट्स के लिए एक शौक ही रहा होगा, ऐसा मैं मानता हूं, क्योंकि जो एक पारंपरिक रूप से आने वाले क्वेश्चन थे उनमें थोड़ा सा बदलाव था। आपने देखा था कि एट दैट टाइम कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछे गए, कौन सा करेक्ट है, कौन सा इनकरेक्ट है, कौन सा फॉल्स है, कौन सा ट्रू है। और इस प्रकार के क्वेश्चन जब आपसे पूछे जाते हैं और जब तक आप उन क्वेश्चंस, उन पर्टिकुलर प्रोविजंस को ठीक से नहीं पढ़ते, जब तक वो प्रोविजंस के क्लॉजेस या सबसेक्शंस आपको ठीक से क्लियर नहीं होते, मैं सीधे तौर पर कहूं तो आपकी मेमोरी में नहीं होते, तो आप उनका सही आंसर कर पाने की स्थिति में नहीं होते हैं। तो इन रेफरेंस टू दैट, here is the question that you have to told the incorrect statement. So first statement is talking about to attract the offense under section 149 IPC, it must be shown that the accused person had done the incriminating act to accomplish the unlawful common object of unlawful assembly.
दूसरा ऑप्शन कहता है टू अट्रैक्ट द ऑफेंस ऑफ 149 आईपीसी इट मस्ट बी शोन दैट अक्यूज्ड पर्सन्स शेयर द नॉलेज अमंगस्ट देमसेल्व्स दैट द एक्ट likely to be committed is in prosecution of the unlawful common object. थर्ड ऑप्शन कहता है टू अट्रैक्ट द ऑफेंस अंडर सेक्शन 149 आईपीसी सम ओवर्ट एक्ट ऑन द पार्ट ऑफ मेंबर ऑफ अनलॉफुल असेंबली इज नेसेसरी एंड यू हैव टू टोल द इनकरेक्ट वन. तो ऊपर के दो स्टेटमेंट तो निश्चित रूप से करेक्ट दिखाई पड़ते हैं. थर्ड ऑप्शन जहां पर लिखा हुआ है कि कुछ ओवर्ट एक्ट ऑन द पार्ट ऑफ मेंबर ऑफ अनलॉफुल असेंबली इज रिक्वायर्ड, दिस इज नॉट इन द केस ऑफ सेक्शन 149 आईपीसी. जब आप सेक्शन 34 149 के कंपैरिजन में इस प्रकार से पढ़ेंगे तो सेक्शन 34 में ये पर्टिकुलर पॉइंट आपको देखने को मिलेगा, 149 में नहीं. सो हियर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी. मूव करते हैं आगे के क्वेश्चन से. क्वेश्चन नंबर 44. A man by deceit caused a woman not lawfully married to him to believe that she is lawfully married to him and cohabit with him in that behalf. Is dealt under which particular section? एक पूरी की पूरी डेफिनेशन ही पूछ ली जा रही है. और अगर आपने सेक्शन नंबर 493 पढ़ रखी है आईपीसी के अंदर तो आपको इसे मार्क करने में बिल्कुल भी डिफिकल्टी नहीं होगी. तो प्रोविजन बेस्ड भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए जो स्पेसिफिक डेफिनेशंस उस पर्टिकुलर बेयर एक्ट में डिफाइंड हो जहां कहीं भी, चाहे वो सीपीसी हो, चाहे वो सीआरपीसी हो, चाहे वो दूसरे पर्टिकुलर लॉज क्यों ना हो, वहां पर उन प्रोविजंस को जरा ध्यान से आप पढ़ें. सीआरपीसी में भी मैं आपको कुछ ऐसे प्रोविजन बता सकता हूं जहां पर इस प्रकार के डेफिनेशनल काइंड ऑफ प्रोविजंस उन टर्म्स को डिफाइन किया है, उन स्पेसिफिक सेक्शंस में डिफाइन किया है. हालांकि वो डेफिनेशन प्रोविजन में नहीं दिए गए हैं, लेकिन अलग से उन्हें डिफाइन करने का प्रयास किया गया है ना. तो उन पर्टिकुलर सेक्शंस को आपको याद रखना चाहिए. आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 45 बात करता है ए एंड बी आर गुड फ्रेंड्स, दोनों अच्छे मित्र हैं. ए प्रपोजेस बी फॉर मैरिज बट शी डिनाइज. ए इन सस्पिशन ऑफ बीज लव अफेयर विद समबडी एल्स मॉनिटर्स द यूज ऑफ मोबाइल फोन and email account of B. What offense has been committed? तो ये पर्टिकुलर पॉइंट आपको क्लियर होगा. रिसेंटली 2013 अमेंडमेंट के बाद ये पॉइंट यहां पर इंसर्ट किया गया और इसका सही आंसर आपको स्वयं ही देखने को मिल रहा है. आउटरेजिंग द मॉडेस्टी ऑफ विमेन तो इसका आंसर होगा नहीं. वॉयरिज्म जैसा ऑफेंस इसने क्रिएट नहीं किया है, नन ऑफ द अबव होगा नहीं. स्टॉकिंग इसका एक सही आंसर होगा. तो स्टॉकिंग का ऑफेंस यहां पर मिस्टर ए ने कमिट किया है. मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है इन अ केस ऑफ फ्री फाइट बिटवीन टू पार्टीज, मुक्त रूप से दो पक्षकारों के बीच. पहला ऑप्शन राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इज अवेलेबल टू बोथ. राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इज अवेलेबल टू इंडिविजुअल अगेंस्ट इंडिविजुअल. नो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इज अवेलेबल टू ईदर पार्टी. राइट टू प्राइवेट डिफेंस इज अवेलेबल ओनली टू वन पार्टी. तो ये पॉइंट एक कॉन्सेप्चुअल पॉइंट है, अवधारणात्मक बात है. अगर आपने राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस को बहुत थॉरली रीड किया है, पढ़ा है, उसके इंटरप्रिटेशन को समझा है, उन केस लॉज को ठीक तरीके से आपने रिवाइज किया होगा, तो आपका सही आंसर यहां पर होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी, जो बात करता है कि फ्री फाइट की कंडीशन में कोई भी राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस किसी भी पार्टी को अवेलेबल नहीं होता है. क्वेश्चन नंबर 47. विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू इन द कंटेक्स्ट ऑफ अबेटमेंट. ये कह रहा है बी को आई इंटेंड टू किल सी. बी कहता है तुम्हारी जो इच्छा हो वो करो, डू एज यू लाइक दिस. ए किल सी. तो क्या बी को हम किसी अपराध के लिए यहां पर दंडित कर सकते हैं, पनिश कर सकते हैं? पहला ऑप्शन है अबेटमेंट, दूसरा ऑप्शन है इंस्टिगेशन, तीसरा ऑप्शन है अबेटमेंट टू मर्डर और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ द अबव. तो यहां पर बी का ये कहना डू एज यू लाइक, ये ना तो इंस्टिगेशन है, ना ही अबेटमेंट बाय एड है, ना ही कॉन्स्पिरेसी है. कुल मिलाकर अबेटमेंट के अपराध के अंतर्गत श्रेत नहीं होता, इसलिए बी ने कोई अपराध कमिट नहीं किया है. ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर. मूविंग टू द नेक्स्ट. अकॉर्डिंग टू सेक्शन 23 ऑफ इंडियन पिनल कोड 1860 रॉन्गफुल लॉस मीन्स व्हाट. तो सेक्शन 23 में जब आप उसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे, उस डेफिनेशन को आप याद रखें. अगर डेफिनेशन याद रहेगी तो ये दिए हुए ऑप्शंस में से सही ऑप्शन आप तुरंत क्लिक कर लेंगे. पहला ऑप्शन कहता है लॉस बाय अनलॉफुल मीन्स ऑफ प्रॉपर्टी which the person losing it is legally entitled. सेकेंड ऑप्शन क्या कह रहा है? सेकेंड ऑप्शन कह रहा है लॉस बाय लॉफुल मीन्स ऑफ प्रॉपर्टी विच द पर्सन लूजिंग इट इज नॉट लीगली एंटाइटल्ड. थर्ड ऑप्शन कहता है लॉस बाय लॉफुल मीन्स ऑफ प्रॉपर्टी विच द पर्सन लूजिंग इट इज नॉट लीगली एंटाइटल्ड. और फोर्थ ऑप्शन कहता है लॉस बाय अनलॉफुल मीन्स ऑफ प्रॉपर्टी विच द पर्सन लूजिंग इट नॉट लीगली एंटाइटल्ड. तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर नहीं होगा. ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर नहीं होगा. यहां पर लॉफुल मीन्स आप पकड़ पा रहे हैं, यहां पर ये पर्टिकुलर टर्म आप देख पा रहे हैं
यहां पर अनलॉफुल मीन्स ऑफ प्रॉपर्टी, और ऐसा व्यक्ति जिसने इसे लूज किया है वह लीगली एंटाइटल्ड था, तभी कहा जाएगा कि उसके साथ रॉन्गफुल लॉस हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 48 में सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं 49 की ओर। 49 कहता है द न्यू सेक्शन 376 ए बी इंसर्टेड बाय क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2018 प्रोवाइड्स अबाउट व्हाट? पहला ऑप्शन, पनिशमेंट फॉर रेप ऑन वीमेन अंडर 12 ईयर ऑफ एज, punishment for gang rape on women under 16 year of age, punishment for gang rape on women under 12 year of age, punishment for causing death in inserting in persistent vegetative state of victim. तो एज फार एज कंसर्न टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, आपको इसे याद करने का फॉर्मूला यही है 12 16 12 12 16 12। इस आधार पर इसे आप याद रख सकते हैं। कंसिस्टेंटली जो प्रोविजंस है वो उसी मोड पे लिखे गए हैं। तो as far as concerned to the question number 49, 376A(b) is relating to the punishment for rape on women under 12 year of age. That will be the right answer under this particular question. So option number A is the right answer. Moving to the next question number 50. What is the minimum punishment for gang rape on women under 16 year of age under section 376DA? Rigorous imprisonment for 20 years plus fine, rigorous imprisonment for 15 years plus fine. इसका आंसर दोनों गलत है। थर्ड, rigorous imprisonment for 10 years, no. Imprisonment for life which shall mean imprisonment for the remainder of that person's natural life and fine. तो this is the right answer for this particular question. तो ऐसे व्यक्ति को उसके प्राकृतिक जीवन तक यानी उसकी नेचुरल डेथ होने तक लाइफ इम्प्रिजनमेंट भुगतना पड़ेगा रिगार्डिंग द पनिशमेंट ऑफ दिस पर्टिकुलर सेक्शन। तो जब भी आप प्रीलिम्स में आईपीसी के पर्पस से इसे प्रिपेयर कर रहे हैं तो आईपीसी के ये प्रोविजंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे एज फार एज कंसर्न टू प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। तो 376 से लेकर के आई विल से 375 से लेकर के 376E तक के प्रोविजंस आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत खास बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इन प्रोविजंस को आप बहुत विशेष तौर पर पढ़ करके जाएं। यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट जजमेंट्स भी हैं जो आपको ध्यान रखने होंगे। इंडिपेंडेंट थॉट एंड अदरवाइज। 51, क्वेश्चन नंबर 51। A private doctor running his own clinic refuses to provide medical treatment to be a victim of acid attack. A is liable for what? Which one of the following section of the IPC? So क्या वो 166 166 के लिए पनिशेबल होगा, 166A के लिए पनिशेबल होगा, या 166B के लिए पनिशेबल होगा, या 167 के लिए पनिशेबल होगा? यहां पर इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। सेक्शन 166B में, जो कि मेरा ख्याल है 2013 के अमेंडमेंट में ही इसका भी इंसर्शन है, और यहाँ पर ऐसे अथॉरिटीज के ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी इम्पोज की गई है, एक ऑब्लिगेशन इम्पोज की गई है, और अगर इस प्रकार के एक्ट को परफॉर्म नहीं करते तो इसे एक पीनल ऑफेंस भी क्रिएट किया गया है, और ऐसे व्यक्ति को निर्धारित रूप से दंडित किया जा सकता है अगर वो इस प्रावधान का उल्लंघन करेगा। क्वेश्चन नंबर 52। In certain cases, the accused and victim were friends. They were engaged in a friendly wrestling bout where accidentally the victim received a fatal head injury resulting in his death. There was no foul play, nor was there any motive. It was held in the view of Section 87 of IPC that the accused is protected. The case was relating to which? गोपीनाथ पिल्लाई, तपन दास, टुंडा रेक्स, प्रेम सागर, धर्मवीर। ये बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट है। जब आप इस पर्टिकुलर जजमेंट को इस पॉइंट पर पढ़ते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट है टुंडा वर्सेस रेक्स का, यही इसका सही आंसर है। इस पॉइंट को आप याद रखें। यहां से कई बार प्रीलिम्स के क्वेश्चन प्रॉब्लमेटिक भी पूछे जा चुके हैं और केस वाइज भी पूछे जा चुके हैं। Question number 53, talking about death penalty. Death penalty cannot be done away with from Indian society. Life imprisonment is a rule. Death penalty is an exception. Therefore, the apex court pronounced its judgment that it can be awarded only in rarest of the rare cases. The name of the case is, जिसमें इस particular statement को held किया गया, हरदयाल यूपी, स्टेट ऑफ यूपी, पारसनाथ, बच्चन सिंह पंजाब, श्री भगवान राजस्थान। तो बहुत ही फेमस जजमेंट है, बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट है बच्चन सिंह पंजाब, जो आपको नहीं भूलना है। बच्चन सिंह पंजाब एक ऐसा जजमेंट है जो आपके कॉन्स्टिट्यूशन और आईपीसी दोनों के पर्पस से रेलेवेंट हो जाता है। इस जजमेंट को आप प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से और मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी प्रिपेयर करके रखेंगे, ये आपके लिए बहुत काम आएगा। क्वेश्चन नंबर 54। ए इंस्टिगेट बी टू गिव फॉल्स एविडेंस। ए बी को इंस्टिगेट करता है कि वह मिथ्या साक्ष्य गढ़े या दे। हियर इफ बी डज नॉट गिव द फॉल्स एविडेंस, व्हाट ऑफेंस हैज बीन कमिटेड बाय मिस्टर ए?
तो यहां पर ए के द्वारा कौन सा ऑफेंस कमिट किया गया है? पहला ऑप्शन कहता है कि वह किसी भी अपराध का अपराधी नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन कहता है कि वह फॉल्स एविडेंस देने के प्रयत्न के लिए दंडित किया जा सकता है। तीसरा ऑप्शन कहता है कि ऑफेंस पनिशेबल विद इम्प्रिजन फॉर एनी डिस्क्रिप्शन प्रोवाइडेड फॉर दैट ऑफेंस फॉर टर्म व्हिच मेक्स इट 1/8 पार्ट ऑफ लॉन्गेस्ट टर्म प्रोवाइडेड फॉर दैट ऑफेंस एंड विद फाइन। और लास्ट ऑप्शन कहता है नन ऑफ द अबव। आपका जवाब होगा यहां पर ये किसी भी अपराध से दंडित नहीं किया जाएगा। 54 का as far as concerned to these specific 4 options, the appropriate answer will be option number 4. Moving to the next question number 55. अब आपको बताना है इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, पहला ऑप्शन कह रहा है नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय अ जज व्हेन एक्टिंग जुडिशियली। Nothing is an offense which is done by any person who is justified by law. Both are correct. Nothing is an offense which is done by any person by accident. ये भी correct. तो ऑप्शन नंबर डी will be the right option. ठीक है, ये आपके जनरल एक्सेप्शन के प्रायर प्रोविजंस ही हैं, है ना। 76 to 80 के बीच के ही सारे प्रोविजंस हैं जो स्टेटमेंट यहाँ पर लिखे हुए हैं, इसलिए ऑल ऑफ द विल बी द राइट आंसर। सीपीसी की शुरुआत करते हैं। कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर की शुरुआत क्वेश्चन नंबर 56 से हो रही है। मेन प्रॉफिट शैल नॉट इंक्लूड, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। अगर नहीं पता है तो जाइए सेक्शन नंबर 2 और सब सेक्शन नंबर 12 इसका रीड करिए और आप इसके डेफिनेशन को याद करिए। जैसी डेफिनेशन है वैसे ही याद करके रखिए, इससे कई बार प्रीलिम्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं। मीन प्रॉफिट शैल नॉट इंक्लूड प्रॉफिट्स ड्यू टू इंप्रूवमेंट्स मेड बाय द पर्सन इन wrongful possession, profits due to improvements made by the person in legal possession, profits earned out of business, none of the above। तो जब आप इस सेक्शन 2 सबसेक्शन 12 को ऑब्जर्व करेंगे तो उसमें एक क्लॉज देखने को मिलेगा जिसमें लिखा हुआ है कि प्रॉफिट्स ड्यू टू इंप्रूवमेंट्स मेड बाय द पर्सन हु इज इन रॉन्गफुल पोजीशन, इसे हम मीन प्रॉफिट के अंतर्गत इंक्लूड नहीं करते। जो कुछ भी सुधारात्मक लाभ के कार्य किए गए हैं द पर्सन हु इज इन रॉन्गफुल पोजीशन, ये मीन प्रॉफिट के अंतर्गत इंक्लूड नहीं होता है। 57 ऑर्डर 5 रूल 20 ऑफ सीपीसी 1908 प्रोवाइड्स फॉर व्हाट? It is service of someone by post, substituted services, service of someone by हमदस्ती तामील, service on defendant in prison। तो ये आपने बहुत ही अच्छे से पढ़ा होगा। Order 5 Rule 20 is regarding about substituted service of someone, प्रतिस्थापित तामीली की बात करता है। Question 58 is about no court shall try any suit or issue in which the matter directly and substantially in issue has been directly and substantially in issue in the former suit between the same party। It is called what? Ipso facto, res ipsa loquitur, actus reus। ना तो ये res ipsa loquitur है, ना तो ये ipso facto है, ना ही actus reus है। इन तीनों का कार्य यहाँ पर नहीं है। It is res judicata as you have seen it under section 11। तो इसके टर्म से, इसके सेंटेंसेस से ही आपको ये बात पता कर लेनी चाहिए, बहुत प्रमुख ऐसी बात कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 59 is talking about under section 16 of civil procedure code, a suit relating to immovable property can be filed in court within whose local jurisdiction the property is situate, the defendant voluntarily resides, a person who works for gain, the defendant voluntarily resides or carries on business either A or B or C। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये बहुत दिमाग को घुमाने वाला क्वेश्चन है। इसमें बच्चे कई बार कंफ्यूज होते हैं क्योंकि ये तीनों ही चीजें किसी न किसी रूप में उस सेक्शन में लिखी हुई हैं, लेकिन आपको सिर्फ इतना ही पकड़ना है, सूट रिलेटिंग टू इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो बस आपको यही स्टिक करके रहना है, द प्रॉपर्टी वेयर द लोकल ज्यूरिसडिक्शन, जिसके लोकल ज्यूरिसडिक्शन में इस प्रकार की प्रॉपर्टी सिचुएट करती है। आर्टिकल बोल रहा हूँ, सेक्शन नंबर 16 सीपीसी अगर आप रीड करेंगे तो आपको पॉइंट क्लियर हो जाएगा। सो इट इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 60, इट इज अबाउट विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर is not appealable under civil procedure code। तो ऑर्डर जो अपीलेबल है सिविल प्रोसीजर कोड के अंतर्गत, इसकी लिस्ट आपको सेक्शन 104 और ऑर्डर नंबर 43 इन दोनों में ही उपलब्ध मिलेगी, इन दोनों में ही देखने को मिलेगी। तो सेक्शन 104 कुछ लिस्ट प्रोवाइड करता है, ऑर्डर नंबर 43 कुछ लिस्ट प्रोवाइड करता है, और इस लिस्ट में जिन लोग चीजों को शामिल किया गया है उन ऑर्डर्स के अलावा किसी भी ऑर्डर की अपील नहीं होती है। तो एज फॉर कंसर्न टू द ऑप्शन, सेक्शन 24 40 रूल 1, सेक्शन 95 1121, तो 24 को हटा दीजिए, दैट विल बी द राइट आंसर। क्यों? क्योंकि यहां पर पूछ रहा है नॉट अपीलेबल, तो इस शब्द को आपको पकड़कर चलना होगा। और रेस्ट आर इंक्लूडेड इधर अंडर दी 104 और अंडर दी ऑर्डर 43। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, इट इज अबाउट क्वेश्चन नंबर 61, सप्लीमेंटल प्रोसीडिंग कवर्ड बाय व्हाट?
151, 96, 92, 94, कंफ्यूजन इन्हीं दोनों में हो सकता है, इन दोनों में तो नहीं होगा। हाँ, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। सेक्शन 94, 95 के प्रोविजन आप देखते हैं, ये सप्लीमेंटल प्रोसीडिंग के बारे में बात करता है। क्वेश्चन नंबर 62, अ सूट में बी डिसमिस्ड, किस कंडीशन में डिसमिस हो सकता है? पहली कंडीशन कह रहा है समन्स आर नॉट सर्व्ड ऑन द डिफेंडेंट इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ फेलियर ऑफ द प्लेंटिफ टू टेक प्रॉपर स्टेप्स लाइक फाइलिंग ऑफ द कोर्ट फी, पोस्टल चार्जेस, रिक्विजिट नंबर ऑफ कॉपीज ऑफ प्लेंट। हाँ, एक आधार हो सकता है। नीदर पार्टी अपियर्स व्हेन द सूट इज कॉल्ड ऑन फॉर हियरिंग, कोई भी पक्षकार उपलब्ध ही नहीं हुआ, उपस्थित ही नहीं हुआ ऑन द डेट ऑफ हियरिंग, इस केस में भी सूट डिसमिस हो जाता है। प्लेंटिफ आफ्टर समन्स टू डिफेंडेंट हैज रिटर्न्ड अनसर्व्ड फेल्स टू अप्लाई फॉर फ्रेश समन फॉर 7 days, रिगार्डिंग दिस भी सूट डिसमिस हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 62 के लिए ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। Now see another question, that is 63, under which section Civil Procedure Court appealed barred against consent decree। तो यहां पर आपको याद रखना चाहिए 63 के पर्पज से 96 सबसेक्शन 3। तो यहां पर अगर म्यूचुअल कंसेंट से पास की गई डिक्री है तो उसकी अपील, या कंसेंट के साथ पास की गई डिक्री है तो वो अपीलेबल नहीं होती है, दैट इज बार्ड बाय सेक्शन 96 सबसेक्शन 3। टोटली प्रोविजन बेस्ड क्वेश्चन था। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64, विच इज द करेक्ट एसेंशियल कंडीशन, अंडरलाइन दीज, for applicability of the rule of sub judice. Number one, the matter in issue in the subsequent suit must be directly and substantially in issue in the previous suit. The parties must be litigating under the same title in both the suits. ये दोनों ही conditions इसकी एप्लीकेबिलिटी के लिए, रूल ऑफ सब्जुडिस की एप्लीकेबिलिटी के लिए जरूरी होंगे, इसलिए ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 65, डायरेक्शन ऑफ द कोर्ट टू ऑप्ट फॉर एनी वन मोड ऑफ ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। जब आप सेक्शन नंबर 89 सिविल प्रोसीजर कोड पढ़ते हैं तो इसके साथ आपको ऑर्डर नंबर 10 भी पढ़ लेना चाहिए, ठीक है? ये दोनों चीजें आपको एक साथ देखनी चाहिए, रेड विथ। तो पूछा जा रहा है कि न्यायालय कब इस प्रकार का निर्देशन दे सकती है टू ऑप्ट एनी वन ऑफ मोड ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के संदर्भ में, तो ऑर्डर 10 रूल 1A विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। Next question is about where a suit abets are dismissed under order 22 of CPC on the same cause of action. New suit may be instituted with the consent of party. With prior permission of the court, fresh suit may be filed. No fresh suit shall be brought if sufficient cause shown. The new suit may be filed. Order 22 रूल नंबर 9 बहुत क्लियरली इस बात को मेंशन करता है कि अगर इस संदर्भ में कोई भी सूट अबेट करता है तो उसी कॉज ऑफ एक्शन पर कोई नया वाद फाइल नहीं होगा। नो फ्रेश सूट शैल बी ब्रॉट। तो क्वेश्चन नंबर 66 के लिए ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 67 इज अबाउट पीरियड ऑफ डिटेंशन इन सिविल इंप्रिजनमेंट एज कॉन्सिक्वेंस ऑफ डिसओबीडियंस और ब्रीच ऑफ एनी इंजंक्शन शैल नॉट एक्सीड। तो अगर आपने ऑर्डर 39 रूल नंबर 2A रीड आउट किया हो 39(2A), तो ऑर्डर 39 रूल 2A में आपको ये चीजें देखने को मिलेंगी जिससे किसी व्यक्ति को, जिसके द्वारा किसी भी इस प्रकार के जारी किए गए इंजंक्शन ऑर्डर का डिसओबीडियंस किया जाता है तो उसके लिए 3 months का सिविल इंप्रिजन दिया जा सकता है। तो ऑर्डर 39 बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्डर है, ऑर्डर 38 बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑर्डर 35 इंपॉर्टेंट है, ऑर्डर 33 बहुत इंपॉर्टेंट। ये कुछ ऐसे ऑर्डर्स हैं जिन्हें आपको प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में अपीयर होने से पहले, जाने से पहले एटलीस्ट 3 times 4 times देख लेना चाहिए। यहां से कोई ना कोई क्वेश्चन निर्मित हो जाता है, क्रिएट हो जाता है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68, it is saying that in execution of a decree for the maintenance, salary of a person can be attached to the extent of what? 1/4, 2/3, 1/2 और 1/3। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा 1/3। और सेक्शन नंबर 60 सिविल प्रोसीजर कोड इसके बारे में डिक्टेट करती है, एक लिस्ट प्रोवाइड करती है। उस लिस्ट में कुछ इंपॉर्टेंट क्लॉजेस को आपको देख लेना चाहिए, वहां से भी क्वेश्चन बनते हैं। कौन सी चीजें अटैच होंगी, कौन सी चीजें अटैच नहीं होंगी। क्वेश्चन नंबर 69 की तरफ मूव करते हैं। प्रेयर ऑफ फॉर एक्सटेंशन ऑफ टाइम बियॉन्ड द पीरियड ऑफ 90 days फॉर फाइलिंग WS कैन बी ओरल, कैन बी इन राइटिंग, कैन बी ईदर इन ओरल और इन राइटिंग, नीदर ए नॉर बी एज द टाइम कैन नॉट बी एक्सटेंड बियॉन्ड 90 days। सीधी सी बात है, सिर्फ इतना ही पूछ रहा है कि क्या 90 दिवस से इस प्रकार का टाइम पीरियड और ज्यादा
बढ़ाया जा सकता है टू फाइल द WS, तो आपका जवाब होगा नहीं बढ़ाया जा सकता। इसमें अप्रोप्रिएट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is the true meaning of the term legal representative under code of civil procedure code? अगर आपने सेक्शन नंबर 2 सब सेक्शन नंबर 11 रीड किया हो तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव की डेफिनेशन आपको यहां पर दिख जाएगी। पहला ऑप्शन कह रहा है पर्सन हु इज इन लॉ रिप्रेजेंटिंग द स्टेट ऑफ डिसीज्ड पर्सन, ठीक है। एनी पर्सन हु इंटरमीडिएट्स विद द स्टेट ऑफ डिसीज्ड एंड वेयर अ पार्टी sues in representative character the person on whom the state devolves on the death of the party so suing. Any person who intermeddles with a state of deceased and where a party is sued in representative character, the person on whom the state devolves on death of the party so sued. तो यहां पर सेक्शन नंबर 2 सब सेक्शन नंबर 11 की कंडीशन अगर आप देखेंगे तो तीनों ही कंडीशन आपको वहां देखने को मिलेगी। इसका सही आंसर ऑल ऑफ द अबव होगा, तीनों चीजें इसमें सम्मिलित होंगी। शुरुआत करते हैं इंडियन एविडेंस एक्ट की। इंडियन एविडेंस एक्ट के इस टॉपिक के अंदर सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोपोजिशंस इज करेक्ट। तो जैसे ही आपसे करेक्ट, इनकरेक्ट, नॉट या अदरवाइज इस प्रकार के कोई भी टर्म आपके क्वेश्चन में दिखाई दें, आपको थोड़ा सा सचेत हो जाना चाहिए, आपको थोड़ा सा रुक कर उसे ठीक से पढ़ करके आगे बढ़ना चाहिए एक एक ऑप्शन को। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोपोजिशन इज करेक्ट? It is saying that all the facts may be proved by oral evidence, including content of document. Primary evidence means the document itself produced before the court. Facts admitted need to be proved. Confession before police admissible in the court. Confession before police not admissible. Facts admitted need not be proved. All the facts may be proved by oral, include content. No, this is also a not correct statement. The correct statement is this. Option number B will be the right answer. Clear है? सेक्शन नंबर 61 62 इसके लिए अवलोकित करना होगा। क्वेश्चन नंबर 72 इज विच सेक्शन ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट इज बेस्ड ऑन द मैक्सिम सैलस पॉपुली एस्ट सुप्रीमा लेक्स। बहुत फेमस लीगल मैक्सिम है जिस पर ये बेस्ड है, और सेक्शन 123 इज द प्रोविजन जिस पर ये पर्टिकुलर जो यह पर्टिकुलर धारा या पर्टिकुलर सेक्शन इस पर्टिकुलर लीगल मैक्सिम पर बेस करती है। सैलस पॉपुली एस्ट सुप्रीमा लेक्स, यानी इट इज द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल दैट इज सुप्रीम। ये लोगों का हित है जो सुप्रीम है, सर्वोच्च है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73, व्हाट इज प्रोविजन अबाउट एन अकम्प्लिस? ही इज नॉट अ कॉम्पिटेंट विटनेस, his evidence is irrelevant, his evidence should be believed blindly, his evidence is relevant under 114 और 133। 114 के इलस्ट्रेशन बी और 133 एक साथ पढ़े जाने चाहिए, इस बात को ध्यान रखना है। अकम्प्लिस के संदर्भ में ये प्रोविजंस बहुत खास हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, एविडेंस एक्ट के पार्लेंस में बहुत ज्यादा महत्व रखते हैं। Moving to the next question, Indian Evidence Act, what type of leading question may be asked in examination in chief with the permission of the court? तो जनरली हम ये बात समझते हैं, आर्टिकल सेक्शन नंबर 141 बात इसको डिक्लेयर करती है लीडिंग क्वेश्चन क्या होंगे। 142 में आप देखते हैं कि कभी पूछे जा सकेंगे, कभी नहीं पूछे जा सकेंगे। तो यहां पर यह बात स्पष्ट हो जाती है कि लीडिंग क्वेश्चन को पूछना का जो स्टेज है वो क्रॉस एग्जामिनेशन का स्टेज है। प्रति परीक्षण की दशा में इस प्रकार के लीडिंग क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो प्रश्न ये उठता है क्योंकि वहां पर मे शब्द यूज किया गया है, तो क्या एग्जामिनेशन इन चीफ में या री एग्जामिनेशन में नहीं पूछे जा सकते? तो उसकी कंडीशन ये है। तो लीडिंग क्वेश्चंस में बी आस्क्ड इन एग्जामिनेशन इन चीफ विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट जब ये इंट्रोडक्टरी फैक्ट हो, डिस्प्यूटेड फैक्ट हो, ऑलरेडी सफिशिएंट प्रूव्ड हो, और चौथा ऑप्शन कहता है इंट्रोडक्टरी हो और ऑलरेडी सफिशिएंटली प्रूव्ड हो। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। बहुत अच्छे से पढ़िए, 141, 142, 143 बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं। क्वेश्चन नंबर 75 की ओर मूव करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द सेकेंडरी एविडेंस? बताना है कि इनमें से कौन सा द्वितीयक साक्ष्य नहीं है। पहला ऑप्शन कहता है कॉपीज मेड फ्रॉम ओरिजिनल बाय मैकेनिकल प्रोसेस, ये सेकेंडरी एविडेंस है। डॉक्यूमेंट इटसेल्फ प्रोड्यूस्ड फॉर द इंस्पेक्शन ऑफ द कोर्ट, ये प्राइमरी एविडेंस है। कॉपीज मेड फ्रॉम ऑफ कंपेयर्ड विद, ये भी सेकेंडरी एविडेंस है। ओरल अकाउंट ऑफ कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट, ये भी सेकेंडरी एविडेंस है। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट ऑप्शन क्योंकि ये प्राइमरी एविडेंस का एग्जाम्पल है। क्वेश्चन नंबर 76 बात करता है इन रिलेशन टू द एक्सप्रेशन डिफाइंड इन सेक्शन नंबर 3 इंडियन एविडेंस एक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? Fact includes not only physical fact but psychological as well. Court includes arbitrators, and inscription on a stone is a document. A fact is said to be not proved when it is neither proved nor disproved. देखिए ये जो फैक्ट है, फैक्ट को इस रूप में नहीं डिफाइन किया गया, ये इंक्लूड करता होगा, लेकिन फैक्ट को डिफाइन किया गया है सेक्शन 3 में कुछ डिफरेंट तौर पर, है ना। कोर्ट इंक्लूड्स आर्बिट्रेटर, ये भी एक गलत स्टेटमेंट है ना। अब जो सही स्टेटमेंट होगा वो होगा an inscription on a stone is a document,
क्लियर? सॉरी, इसमें नॉट करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। आई एम सॉरी, आई एम वेरी रियली वेरी सॉरी। इसमें नॉट करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। सो कोर्ट इंक्लूड्स आर्बिट्रेटर, दैट विल बी द करेक्ट ऑप्शन। रेस्ट ऑप्शंस आर करेक्ट, रेस्ट ऑप्शंस आर correct. So please make this correct, the question that uh, under question number 76 the right answer will be the option number B, not other ones. ठीक है, तो इसमें सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर B. Please make it correct. Now, moving to the question number 77. To invoke the doctrine of estoppel, which of the following conditions should be satisfied? Number one, representation by a person to another. The other shall have acted upon that said representation. Such person shall have been detrimental to the interest of the person to whom the representation has been made. ये तीनों ही स्टेटमेंट एस्टॉपल के डेफिनेशन के अंदर इंक्लूड हैं और ये तीनों ही कंडीशंस को यहां पर फुलफिल करना होगा, इसलिए 77 का सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी होगा। मूविंग टू द नेक्स्ट। A intentionally and falsely leads B to believe that certain lands belong to A and thereby induces B to buy and pay for it. The land afterward becomes a property of A and A seeks to set aside the sale on the ground that at the time of the sale he had no title. Applying this section 115 Indian Evidence Act, he must be allowed to prove his want of title. He may be allowed to prove his want of title. He must not be allowed to prove his want of title. None of the above. इसका सही ऑप्शन होगा 78 के अंदर ऑप्शन नंबर सी, that he must not be allowed to prove his want of title. 115. क्वेश्चन नंबर 79, पॉइंट आउट द मिसमैच्ड पेयर। 79 बात करता है कि आपको इन चार ऑप्शन में से उस ऑप्शन को चूज करना है जो मिसमैच्ड है। कम्युनिकेशन ड्यूरिंग मैरिज, evidence as to affairs of state, confidential communication with legal advisors, evidence of an accomplice. This is matched, this is matched, this is matched, but this is not, क्योंकि सेक्शन 112 पैटर्निटी टेस्ट की बात करता है। तो कम्युनिकेशन ड्यूरिंग मैरिज विद सेक्शन 112 इज मिसमैच्ड काइंड ऑफ पॉइंट, सो दिस विल बी अ करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस question. Moving to the next. A is accused before the court of session of attempting to murder a police officer whilst on trial before B, a session judge. B may be examined as to what occurred in the court. Reason कहता है a judge or magistrate is competent to witness. तो क्या दोनों स्टेटमेंट सही हैं या केवल ए सही है और रीजन गलत है, या दोनों स्टेटमेंट रॉन्ग है या फॉल्स है? ए गलत है लेकिन रीजन सही है, तो इसका सही ऑप्शन होगा पहला ऑप्शन जो बात करता है कि हाँ बी मे बी एग्जामिन्ड, जो भी उसके सेशन कोर्ट के अंतर्गत घटित हुई घटना है और ये व्यक्ति एक कॉम्पिटेंट विटनेस होगा। ठीक है, तो दिस विल बी गुड क्वेश्चन अंडर द इंडियन एविडेंस एक्ट दैट माइट बी आस्क्ड। क्वेश्चन नंबर 81, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। 81 क्या पूछ रहा है? द प्रिजम्पशन ऑफ लेजिटिमेसी ऑफ चाइल्ड इज गवर्न्ड बाय सेक्शन 112 एविडेंस एक्ट। नरेंद्रनाथ पहाड़ी वर्सेस राम गोविंद पहाड़ी इज अ लीडिंग केस ऑन द लेजिटिमेसी ऑफ अ चाइल्ड बॉर्न ड्यूरिंग सब्सिस्टेंस ऑफ अ वैलिड मैरिज। इसका सही ऑप्शन क्या है? या दोनों स्टेटमेंट सही है, केवल पहला सही है, फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, दूसरा स्टेटमेंट रॉन्ग है, या पहला स्टेटमेंट रॉन्ग है, दूसरा स्टेटमेंट सही है, या दोनों रॉन्ग है? So here the right option will be the option number C, that is talking about both options are correct. Narendranath Pahadi is the leading judgment on this point, और section 112 presumption of legitimacy of child की ही बात करता है। 82 is about under section 14 Indian Evidence Act, which of the following facts become relevant, namely number one, facts showing state of mind, facts showing state of body, facts showing state of bodily feelings। तो आपको section 14 पढ़ना है और 14 में आपको तीनों बातें देखने को मिलेगी, इसका सही ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव होना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 82 के लिए राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर डी। मूविंग टू द नेक्स्ट, व्हेन द कोर्ट has to ascertain the relationship between one person to another, the opinion of any person having special means of knowledge, and expressed by conduct is admissible under section 150। ये धारा 50 से पूछा गया प्रश्न है। अगर आप उस सेक्शन को रीड किए हुए हैं तो इसका सही आंसर कर पाएंगे और this will be the correct option. Moving to the next, question number 84 and 85. 84 is about 5 golden principle पंचशील सिद्धांत about the circumstantial evidence has been laid down under which leading judgment। तो ये जजमेंट आपको याद होना चाहिए, सीधे तौर पर मार्क करना पड़ेगा शरद बिरदी चंद्र शारदा स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का जजमेंट। बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट है जिसमें सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के कुछ 5 पॉइंट्स प्रिंसिपल्स डिक्टेट किए गए। ये पॉइंट आपको याद रहना चाहिए, यहाँ पर ये बहुत लीडिंग
केस लॉ है, बहुत लैंडमार्क जजमेंट है और कई बार एविडेंस एक्ट में पूछा गया है। Question number 85. 85 is asking under which of the following sections of Indian Evidence Act a witness under examination while under examination referencing his memory by referring to any writing made by himself at the time of transaction concerning which he is questioned. 158, 159, 160, 162 रेफरेंसिंग मेमोरी के संदर्भ में सेक्शन 159 इज द प्रोविजन, इसका सही ऑप्शन होगा सेक्शन नंबर 159. So by this particular part number 2 session we have discussed some more questions under the Indian Evidence Act, Indian Penal Code and the Code of Civil Procedure. And I'm hoping that we as a team of Vidhya jurists are providing the best kind of content as to your preparation journey. And we are very much delighted, we are very much happy to share with all of you this kind of information in coming up years, coming up months and weeks. So please be ready with this particular platform, be steady with this particular platform, and we will discuss some more of the informative kind of things that will be very much helpful to all of you, right? So important thing is just go through with these particular kind of provisions. जिन particular provisions पर हम लोगों ने इन questions को discuss किया है, at least उन provisions को आप डायरेक्ट से एक बार रीड जरूर कर लीजिए, जिनसे ये केस लॉस पूछे गए या जिन प्रावधानों से आपसे ये क्वेश्चन पूछे गए, ये आपके लिए बहुत खास, बहुत इंपॉर्टेंट होंगे. मैं उम्मीद करता हूं कि जो एक्सपेक्टेड काइंड ऑफ क्वेश्चंस या इंपॉर्टेंट काइंड ऑफ क्वेश्चन की सीरीज है ये आपको पसंद आएगी, और आपको पसंद आती है तो प्लीज सब्सक्राइब दिस पर्टिकुलर चैनल, है ना. इट विल हेल्प यू टू नो द न्यू अपकमिंग काइंड ऑफ नोटिफिकेशंस. थैंक यू टू ऑल.